देखिए, बिहार में बिहार विधानसभा चुनाव समापन हो गया। उसके बाद जो है परिणाम आए, परिणाम चौंकाने वाले थे। लगातार विपक्ष जो है वो कह रहा है कि वोट चोरी की गई। लेकिन एक बात बताएं कि तीसरा विकल्प बनकर प्रशांत किशोर आए थे। उन्होंने भी अब मानना शुरू कर दिया है कि बिहार में कहीं ना कहीं वोट चोरी हुई है। अब उसके बाद जो है प्रशांत किशोर ने देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी को कहा है कि कोर्ट जाइए और इसके साथ जो है आगे न्याय होना चाहिए। तमाम चीजों को लेकर जो है चर्चाएं हुई थी। आज प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कहा कि हार की जिम्मेवारी मैं लेता हूं। प्रशांत किशोर ने जिम्मेवारी ले ली है कि हार का असली वजह जो है वो खुद उन्होंने सब कुछ बताया। और एक दिन की मौन की बात जो है भितरवा आश्रम से उन्होंने की घोषणा की है। जनस्वराज के जितने समर्थक हैं सब अपने अपनी जगहों पे जो है उपवास करेंगे, मौन रखेंगे। कैसे देखते हैं, सिर्फ ये मौन और जो है उपवास करने से क्या सही हो जाए? ठीक है, अब मौन एक उनका सांकेतिक विरोध हो सकता है, वो एक गांधीवादी तरीका है। लेकिन ये बात तो प्रशांत किशोर ने 200% सही कही है। मैं भी कहता आया हूँ कि इस बार जो भी बिहार के नतीजे हुए हैं वो वोट चोरी से संभव हुए हैं। एनडीए की ऐतिहासिक जीत इसलिए हुई है क्योंकि इस बार की वोट चोरी ऐतिहासिक हुई है। और ये वोट चोरी की जमीन जून महीने में ही तैयार कर ली गई थी, जब चुनाव आयोग ने ऐलान किया था कि बिहार में SIR किया जाएगा, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसे हिंदी में कहते हैं विशेष गहन पुनरीक्षण। और इस पर लोगों में उसी समय अंदेशा था कि चुनाव आयोग बड़े पैमाने पर हेराफेरी करेगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में 11 याचिकाएं की गई SIR को चुनौती देते हुए। लेकिन मुझे दुख है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी देश को निराश किया और सिर्फ तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख दी गई, और सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्पष्ट फैसला नहीं दिया। और नतीजा ये हुआ कि SIR के तहत 65 लाख मतदाताओं के नाम वोटर्स लिस्ट से काट दिए गए। अब 65 लाख जो मतदाता होते हैं विधानसभा चुनाव में एक बहुत बड़ी संख्या है। इस बार के चुनाव में नतीजे में देखिए, भोजपुर में एक सीट है संदेश, वहां 27 वोटों से जीत हार का अंतर है, 27 वोट है सिर्फ। तो 65 लाख बहुत बड़ी एक संख्या है। और 65 लाख वोटर्स के नाम जो काटे गए वो ज्यादातर ऐसे मतदाता थे जो परंपरागत रूप से महागठबंधन को वोट देते आए हैं। मतलब गरीब लोग, अल्पसंख्यक, दलित, बहुजन वगैरह। एक दिलचस्प बात है कि मेरा जो धोबी है जो मेरे कपड़े धोता है, वो भी शिकायत कर रहा था कि उसे अब तक समझ में नहीं आया है कि उसका नाम कैसे कट गया। लेकिन वो इतना खौफ में है कि इस बात को वो कहीं बोलने को भी तैयार नहीं है। तो ये लाखों लोगों के साथ हुआ। दूसरा जो घोटाला इन लोगों ने किया वो है 10,000 रुपए ट्रांसफर करना, जो विशुद्ध रिश्वतखोरी थी। उसका ऐलान आचार संहिता के पहले हुआ था। प्रशांत किशोर ने इसमें बताया कि जब TN सेशन का समय था तो आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट जो लागू होता था वो काफी कड़े नियमों के से लागू होता था। इस बार का जो कोड ऑफ कंडक्ट लागू हुआ है, किन नियमों की तरफ लागू हुआ है ये पता नहीं नहीं चला। नहीं, ये तो सही बात है। वो TN सेशन के समय आचार संहिता होती थी। ज्ञानेश कुमार के समय तो आचार संहिता एकदम लाचार संहिता है ना। लगता है कि जो मोदी की मनमानी हो और तड़ी पार अमित शाह की मनमानी हो, उसके सामने आचार संहिता कुछ है ही नहीं। यदि 10,000 रुपए का अनाउंसमेंट हुआ था आचार संहिता के पहले, तो आचार संहिता लगने के बाद ट्रांसफर पर रोक लगा दी चाहिए थी। यहाँ तो एक दिन पहले तक ट्रांसफर होता रहा। तो ये तो चुनाव का बिल्कुल मखौल बन गया है। प्रशांत किशोर अब लग रहे हैं कि सरकारी योजनाओं का लाभ तमाम गरीब वंचित लोगों को दिलाने में लगे हैं। अब उन्होंने एक घोषणा की है। उन्होंने कहा था कि 25 सीट हमें नहीं आता है तो हम संन्यास ले लेंगे। अब उन्होंने कहा है कि अब आपको 2-2 लाख रुपया नहीं मिलता है 6 महीने के अंदर, तब हमको खबर कीजिएगा, हम सड़कों पे उतरेंगे, मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, तमाम प्रक्रिया जो है, क्योंकि वही वादा कर कर मुख्यमंत्री आए हैं। भारतीय जनता पार्टी आई है, 10,000 रुपये के बाद उन्होंने कहा कि 2 लाख देने की वादा किए थे। देखिए, ये भाजपा की तो पुरानी वो रणनीति है, जुमलेबाजी। मोदी जी ने 2014 में ही कहा था कि 100 दिन में देश का काला धन आ जाएगा विदेशों से और हर हिंदुस्तानी के बैंक खाते में 15-15 लाख रुपए होंगे। 11 साल बीत गए, किसी के अकाउंट में 15 पैसे नहीं आए। तो वो तो मैं अभी से लिख कर देता हूँ कि किसी के पास 2 लाख रुपए नहीं आएंगे। वो जुमलेबाजी जुमलेबाजी बन के रह जाएगी। पूछने पर ये लोग गोलमोल जवाब देंगे। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा मैनिफेस्टो जारी की थी। अरे मैनिफेस्टो तो जारी करती है ना। मोदी जी ने कहा था ना 2014 में कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा। 1 करोड़ की बात हुई। तब तो उसको तो जुमलेबाजी है ना। और उसके बाद जब पूछा जाएगा पलटू राम से, तो पलटू राम कहेंगे कि हाँ हाँ, प्रक्रिया शुरू हो गई है, संचिकाएं बढ़ रही है, गोलमोल गोलमोल, है ना। उसी में अगला चुनाव आ जाएगा।
तो ये सब तो जुमलेबाजी है। अच्छी बात है कि प्रशांत किशोर सड़कों पर संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। जनसुराज एक बड़ी पार्टी बन चुकी है और जनसुराज यदि सड़कों पर संघर्ष करती है तो सरकार पर एक जरूर दबाव तो बनेगा ही प्रताप बनेगा। जी, आपको क्या लगता है कि जनसुराज जो है संघर्ष करने की बात कही मीडिया के सामने, वहां के प्रशांत किशोर ने तमाम बातों को रखा, लेकिन विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव हैं, वो ना ही अभी तक मीडिया के सामने आए हैं, ना ही वो उन्होंने अभी तक की आगे की कोई रणनीति बताई है। साफ साफ जो है उन्होंने अभी विधायक दल की बैठक बुलाई थी, विधायक दल की बैठक भी हो गई। हार का कारण क्या रहा है ये अभी तक मीडिया के सामने नहीं आई है, लेकिन परिवार का जो पशुपेश है, कला है, वो निकल कर सामने आया है। नहीं, ठीक है। तेजस्वी यादव तो अभी एक, क्या मैं कहूँ, एक संकट के दौर से गुजर रहे हैं। उनका संकट राजनीतिक भी है, पारिवारिक भी है। मीडिया के समक्ष मुझे लगता है एक दो रोज में आएंगे। अभी उन्होंने विधायकों के साथ और पार्टी के सीनियर नेताओं के साथ मंथन किया है, विचार विमर्श किया है। एक दो रोज में आएंगे और अभी वो पारिवारिक जो उनके यहाँ घमासान है उसको लेके भी तनाव में होंगे ही। जिस तरह से उनकी बड़ी बहन रोहिणी आचार्य ने परिवार छोड़ दिया है, जिस तरह से उनके करीबी संजय यादव और रमीज खान पर चौतरफा हमले हो रहे हैं, जिस तरह से मतलब पहले तेज प्रताप ने टेंशन दिया, अब रोहिणी आचार्य टेंशन दे रही है। तो अभी तो टेंशन का दौर जारी है। अभी तो काफी टेंशन है। दो तीन मोर्चों पर है, राजनीतिक मोर्चों पर है, कानूनी मोर्चे पर है, पारिवारिक मोर्चे पर है। अभी तो बिल्कुल एक कह सकते हैं वो चक्रव्यूह में घिर गए हैं, अभिमन्यु की तरह। जी। चलिए, तमाम चीजों को सुन रहे थे। पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास थे हमारे साथ।